मेरे प्यारे बच्चों, आ गए आपके बीच संस्कृत का हम एक वो चैप्टर लेकर जिससे हर एक बच्चा डरता है। और अगर आपको भी इस चैप्टर से डर लगता है बच्चों, तो आज के इस मास्टर क्लास में मैं आपकी वो हर एक डर दूर करने वाला हूं। क्योंकि बच्चों मैं यहां बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक आपको उस चैप्टर पर डिस्कशन करूंगा। क्या आपको पता है उस चैप्टर का नाम क्या है? वो चैप्टर है बच्चों वर्ण विचार। ठीक है बच्चों, मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा वर्ण विचार कि आप चाहे बोर्ड की परीक्षा हो, 10वीं 12वीं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप बैठे बच्चों, मैं गारंटी लेता हूं आप एक भी प्रश्न छोड़ करके वहां नहीं आओगे। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि यह वर्ण विचार होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, बात जब हम करें वर्ण विचार की, ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आता है कि वर्ण विचार होता क्या है। ठीक है मेरे भाई, कहते हैं कि व्याकरण का वह भाग, व्याकरण का यह एक ऐसा भाग है, व्याकरण का वह भाग जिसमें वर्ण के आकार, कौमा, भेद, उच्चारण इत्यादि नियमों का अध्ययन करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं इसमें पूर्ण रूप से हम बात किसके ऊपर करेंगे बच्चों? वर्ण के ऊपर करेंगे। जानेंगे कि वर्ण का भेद क्या, कितने होते हैं, इसका उच्चारण कैसे करते हैं, वर्ण के कितने कौन से आकार होते हैं, किस किस तरह से हम उन नियमों का पालन करते हैं, किन किन नियमों के आधार पर वर्ण को हम पढ़ेंगे। हर एक वर्ण का नियम कानून हर चीज, ठीक है बच्चों, इसी पाठ के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो व्याकरण का वह भाग है वर्ण विचार जिसके अंतर्गत हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण विचार कहलाएगा। क्लियर है? चलिए पहला जो पॉइंट आता है आपका कि वर्ण होता क्या है सर। ठीक है, वर्ण विचार पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमें ना ये बताइए कि वर्ण होता क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए अगर आपको क्लास आज की बेहतर लगे बच्चों, तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि इस बेहतर क्लास के लिए आपका लाइक कमेंट नहीं रुकना चाहिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा, तो ये तो और भी बेहतर बात है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। वर्ण कहते किसको हैं? किसी भाषा की सबसे छोटी जो ध्वनि, ठीक है, सबसे छोटी ध्वनि यानी कि सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण कहते हैं। कोई भी भाषा आप बोलिएगा तो मुंह से एक छोटा सा ध्वनि निकलेगा, सबसे पहले ध्वनि ही निकलता है। और उस ध्वनि को जब हम लिखित रूप में लाना चाहते हैं तो वहां पर हम वर्ण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? वर्ण का प्रयोग करते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है, वर्ण कहते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ, अर्थात वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सके। मतलब ऐसा मूल ध्वनि है, सबसे छोटा ध्वनि जिसको हम फिर से तोड़ नहीं सकते। इसका तो सबसे छोटा टुकड़ा होगा। आप कहिएगा सर कैसे? तो देखिए जैसे कि हमने एग्जाम्पल में दिया भी है, क हलंत, ये आधा है। ठीक है, अगर हम पूरा क लिखते बच्चों तो वो दो चीजों से मिलकर बना है, क और अ, आधा क और अ। लेकिन यहाँ पहले से हमने क हलंत दे दिया। क हलंत मतलब आधा क, ख हलंत, ग हलंत इत्यादि बहुत सारे वर्ण हो सकते हैं। क्लियर है? बस यहाँ पर आपको उदाहरण मैंने दिया है। चलिए नोट में कह रहा है कि वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अक्षर भी कहते हैं। आपको बता दे मेरे भाई कि अक्षर की अगर हम बात करें ना, तो ये अक्षर दो वर्ण से मिलकर बना है, एक अ और प्लस क्षर। ठीक है, क्षर का मतलब होता है टुकड़ा और अ का मतलब होता है नहीं हो सकता है। मतलब जिसका क्या हो, अ का मतलब न होता है तो नहीं होता है। ठीक है, तो जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता है उसे हम लोग अक्षर कहते हैं। जिसका क्षर नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अक्षर कहते हैं। इसीलिए वर्ण का तो टुकड़ा नहीं हो पाएगा, तो वर्ण को हम लोग अक्षर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कह सकते हैं। यस कमेंट करो फटाक से सारे के सारे बच्चे। चलिए आते हैं वर्ण के भेद की तरफ कि सर जी वर्ण का भेद क्या होता है, कितने होते हैं? तो बच्चों वर्ण को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया है। मतलब वर्ण के दो भेद हैं। पहला को हम लोग बच्चों कहते हैं स्वर वर्ण, इसी को अच वर्ण भी कहा जाता है। दूसरा को कहते हैं व्यंजन वर्ण, इसी को हल वर्ण भी कहा जाता है। लौ में हलंत होगा। ठीक है, पहला स्वर वर्ण किसे कहते हैं सर? देखिए एक ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए। देखो परिभाषाएं अलग अलग तरह की होती है बच्चों, लेकिन आपका कोशिश क्या है कि आप अपना परिभाषा लिखिए, क्योंकि परीक्षा में कहा जाता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने प्रश्नों में उत्तर दे। तो भाई हम अपने प्रश्न में उत्तर क्यों नहीं देंगे? सॉरी, अपने शब्दों में उत्तर दें। तो अपने शब्दों में उत्तर हम क्यों नहीं देंगे? हम क्यों जाए किताब वाला रटने?
ठीक है, क्लियर है। चलो वैसे हमने क्या परिभाषा लाया है, देखिए, कर स्वर वर्ण, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण के सहायता से के बिना ही बोले जाते हैं, वह वर्ण जो किसी अन्य वर्ण के सहायता के बिना ही बोले जाते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। क्लियर है। आशा करते हैं कि क्लास यहां तक आपको समझ में चीजें आ रही हैं बच्चों। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखा कि स्वर वर्ण कहते किसको हैं। जब दो भागों में हमने बांटा, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, वर्ण को दो भागों में बांटे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। याद करिए, क्लास में याद करिए, घर पर नहीं, अभी याद करना है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, बिना किसी सहायता के बोलेंगे, स्वर वर्ण कहलाएगा। क्लियर है। चलिए, कहता है नोट की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, जब भी मैं कुछ पढ़ाता हूं ना तो उसमें एक प्यारा सा नोट मैं आपके लिए लाता हूं। देखिए वो नोट क्या कह रहा है। इस नोट के माध्यम से आपको ये कहा जाता है कि संस्कृत में स्वरों की कुल संख्या 13 है। संस्कृत में स्वर वर्ण कितने होते हैं बच्चों? 13 होते हैं। और उस 13 वर्ण को दो भागों में बांट दिया। पहला को मूल स्वर कहते हैं और मूल स्वर की संख्या 5 है, 5 मूल स्वर होते हैं। अन्य जो बच गए अन्य स्वर वो कितने हैं? वो 8 हैं बच्चों। चलिए, मूल स्वर किसे कौन कौन से है? अ है हमारा मूल स्वर, हर्ष ई है हमारा मूल स्वर, हर्ष उ है हमारा मूल स्वर, हर्ष री है हमारा मूल स्वर और री है हमारा मूल स्वर। ये सारे के सारे स्वर जो है बच्चों, इन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। क्लियर है। इसलिए मूल स्वर कहते हैं क्योंकि ये अकेला है। अब यहां देखो, इसको हम अन्य स्वर को मूल स्वर क्यों नहीं कहते हैं? ठीक है, देखिए, आ है, ई है, उ है, री है, दीर्घ री है, ए है, आई है, ओ है, ओ है। ठीक है, सॉरी, ये सारे के सारे क्या है बच्चे? ये सारे के सारे हैं हमारे, ठीक है, अन्य स्वर के अंतर्गत आते हैं। ये मूल स्वर नहीं कहलाएंगे। ठीक है। अब क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि देखो, आ जो है ना, इस आ में दो चीजें हैं। अ तो है ही, साथ ही साथ आ भी है। मतलब अ प्लस आ बराबर भी आ बनाता है, आ प्लस आ बराबर भी आ बनाता है। ठीक है। तो यहां पर दो स्वर मिल गए। जहां पर दो स्वर मिल जाते हैं वो मूल स्वर नहीं कहलाते हैं। ठीक है। मूल स्वर हमेशा स्वतंत्र होता है। मूल स्वर हमेशा क्या होता है बच्चों? स्वतंत्र होता है। ठीक है। चलिए, अब हम इस स्वर की भेद की बात करें कि सर जी स्वर वर्ण जो होते हैं, क्या उसका भी कोई प्रकार होता है? हाँ मेरे भाई, स्वर वर्ण के भी प्रकार होते हैं। क्या क्या प्रकार होते हैं? तो स्वर वर्ण के 3 भेद हैं। पहला को हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, और तीसरा को हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। क्लियर है। सबसे पहला आते हैं ह्रस्व स्वर की तरफ कि सर ये ह्रस्व स्वर क्या है। ठीक, कहता है ह्रस्व स्वर वह स्वर जिनके उच्चारण में, वह स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे, मतलब तुरंत अ ई उ न के बराबर बहुत ही कम समय लगे, जिनके वह स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगे मेरे बच्चे, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और आपको बता दें, ये प्रत्येक जितने भी ह्रस्व स्वर होते हैं ना, उनके उच्चारण में केवल एक मात्रा लगता है, इसीलिए हम लोग इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए, अब एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो एग्जाम्पल में आएगा अ, ई, उ, री और री, यही 5 मूल स्वर। क्लियर है कि कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं दीर्घ स्वर की तरफ कि सर जी दीर्घ स्वर किसको कहते हैं। क्लियर है। देखिए बच्चों, कह रहा है वैसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे। ह्रस्व स्वर में जितना समय लगा है ना, उससे ज्यादा समय बच्चों किस पर लगेगा? उससे ज्यादा समय किस पर लगेगा? उससे ज्यादा समय लगेगा मेरे भाई दीर्घ स्वर पर। ह्रस्व स्वर में जितना समय लगा उससे ज्यादा समय लगेगा जिस स्वर पर, उसी को हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। क्लियर है। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। वैसे जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इसमें द्विमात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे हम लोग द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? द्विमात्रिक स्वर। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका हो गया आ, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, दीर्घ री। ठीक है, इत्यादि 8 को जो बच गया था ना, ये आठों के आठों किनके अंतर्गत आएंगे? तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत। अब समझे कि जिसको मूल स्वर नहीं कह सकते उसको कौन सा स्वर हम कहेंगे। आशा करते हैं कि आपको यहां तक बातें बच्चों समझ में आ रही है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आई तो हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा क्या है?
हाँ तो बच्चों अब हम बात करते हैं प्लुत स्वर के बारे में। मेरे भाई किसके बारे में बात करेंगे? प्लुत स्वर के बारे में। हमने देखा, ठीक है बच्चों, दीर्घ स्वर क्या होता है, ठीक है, क्या देखा? दीर्घ स्वर क्या होता है, लघु स्वर को ही हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब स्वर के ही तीसरे प्रकार हैं प्लुत स्वर। देखिए कहता है वैसे स्वर, प्लुत स्वर की अगर हम बात करें तो एक ऐसा स्वर, मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। सबसे कम समय लगता है उसको हम लोग ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। उससे ज्यादा समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता है उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। और एक बात बता दे, एक मात्रा लगता था तो एक मात्रिक, दो मात्रा लगता था तो द्विमात्रिक, यहाँ पर तीन मात्रा लगेगा तो त्रिमात्रिक कहेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। और कह रहा है इसे त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। त्रिमात्रिक भी, तीन मात्रा लगता है तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों? त्रिमात्रिक। मात्रिक में हर्ष इकार होगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? त्रिमात्रिक भी स्वर भी कहते हैं। क्लियर है? जैसे ओम, इसमें ज्यादा लंबा समय ओम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। क्लियर है? आते हैं अगले व्यंजन वर्ण की तरफ कि आखिर व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, क्या कहलाता है व्यंजन वर्ण, ठीक है, और क्या है परिभाषा व्यंजन वर्ण की। देखिए कहता है वैसे वर्ण, व्यंजन वर्ण की अगर हम बात करें तो कहता है वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से हो, मतलब बिना स्वर का इसका उच्चारण मेरे भाई नहीं हो सकता है। तो वैसे वर्ण जिनका उच्चारण किसके सहायता से हो? स्वर की सहायता से हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल में क, देखो क जो मैंने लिखा है मेरे भाई, क जो हमने लिखा है, ये क में आधा क भी है और अ भी है। क और अ से मिल करके बना क, यहाँ पर म और अ से मिल करके बना म, आधा म और अ, मतलब म हलंत और अ से मिल करके बना म। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? आशा करते हैं कि चीजें आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी। ठीक है? आपको हम बताए थे बच्चों, पहले ही बताए थे कि व्यंजन वर्ण को ना हम लोग हल वर्ण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए सब में हलंत लगा है। यही कारण नहीं है, इसके पीछे एक और कारण है, जो कारण आगे आपको पढ़ाई जाएगी, बताएंगे आगे हम। ठीक है? आप बस कंटिन्यू बने रहिए। फिलहाल आपको हम ट्रिक बताएं कि हलंत लगा इसलिए हल होगा। ठीक है? लेकिन ये इसका रियल लॉजिक ये नहीं है। ठीक है? उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलिए, नोट में कह रहा है कि व्यंजन वर्ण कुल 33 है। हाँ मेरे भाई, संस्कृत में कुल कितने व्यंजन वर्ण है? 33। और हिंदी में भी याद रखिएगा 33 व्यंजन वर्ण है। ठीक है? पहला देखिए, कह रहा है कहां से कहां तक व्यंजन वर्ण है। पहला कह रहा है क वर्ग। क वर्ग मतलब क ख ग के वर्ग वाले को, क ख ग घ अंग। ठीक है? दूसरा आता है च वर्ग, मतलब च छ ज झ के घर वाले को। त वर्ग मतलब त थ ड ढ वाले वर्ग को। त वर्ग मतलब त थ द ध वाले वर्ग को। और प वर्ग मतलब प फ ब वाले वर्ग को। क्लियर है? और उसमें अगर हम बात करें, मतलब कहने का ये हुआ कि व्यंजन वर्ण की अगर हम बात करें ना, तो उस 33 व्यंजन वर्ण में 1 2 3 4 5 5 वर्ग में बट गया। इस 5 वर्ग को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। एक में 5 होता है तो 5 में कितना होगा? 25 होगा। यानी कुल मिलाकर के 25 क्या होते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसका उच्चारण करिएगा तो हमारी जीभ, दांत, मूर्धा, कंठ, तालु, इन सब चीजों में ना, पहली बात तो ये ध्वनियां जब मुंह से बाहर निकलेगा तो हमारे दांत, मूर्धा, जीभ, तालु, इन सब चीजों में ना स्पर्श करते हुए बाहर निकलता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो कुल मिलाकर स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। अगला आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? तो य, र, ल और व, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अगला आता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन किसको कहते हैं? तो उष्म व्यंजन की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये होता है तालव्य स, मूर्धन स, दंत स और ह। ये चारों के चारों क्या है? उष्म व्यंजन है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये चारों के चारों मेरे प्यारे बच्चों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यंजन और व्यंजन के संयोग से बना हुआ है। ठीक है? जैसे हम इसकी बात करें, ठीक है, क्ष की बात करें तो ये क, ठीक है, आधा क और मूर्धन स से मिलकर के बना हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? क्ष कहते हैं। क्लियर है? तो आशा करते बच्चों यहां तक आपको क्लासेस समझ में आ रही है। ठीक है? चलिए, अब तो बच्चों
ये चैप्टर हमारा पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, केवल एक विषय में बेहतर अंक लाने से काम नहीं चलेगा, आपको हर एक विषय में बेहतर से बेहतर अंक चाहिए। और इसीलिए बच्चों हमने संस्कृत की तरह ही इंग्लिश का भी एक मास्टर क्लास आपके लिए लाया है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को बच्चों मिस कर रहे हो। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो प्ले लिस्ट दिख रहा है, जल्दी उस पर क्लिक कीजिए और मिलते हैं हम आपके साथ फिर इंग्लिश की क्लास में।